हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे MJPRU बरेली के जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसके नए सिलेबस के बारे में। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि पूरे भारत में NEP लागू हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना जो सिलेबस है वो जारी किया है। तो उस सिलेबस में हर यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत सिलेबस अपने हिसाब से सेट करने का अधिकार दे दिया है। तो MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी में इस समय बीकॉम पार्ट 1 का जो सेकंड सेमेस्टर है वो स्टार्ट हुआ है। तो उसमें हम बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे जो हैं फालतू का सिलेबस पढ़ पढ़ के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हों। तो उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं और इस वीडियो में हम बच्चों को बताएंगे कि उनको सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को तैयार करना है और उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, और जो सबसे पहले तैयार करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स विद संजीव सर के साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स विद संजीव सर, इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस पर अब से लेकर के पूरे बीकॉम का MCOM का आपको पूरा कोर्स इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। और जो लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है तो वैसे ही हमसे ज्वाइन हैं, जो नहीं भी हैं किसी कारणवश अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पर पहुंचिए, वहां पर भी आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो बीकॉम पार्ट 1 का सेकंड सेमेस्टर का और 2022 का ये सिलेबस है और व्यावसायिक अर्थशास्त्र का बिल्कुल न्यू है, अपडेटेड है। और यूपी की जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं उनमें MJPUR के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी यही है, 95% तो सिलेबस यही है अदर यूनिवर्सिटी में भी, और एक दो टॉपिक हो सकता है चेंज हो। तो आइए चलते हैं अब अपने सिलेबस पर। आइए समझते हैं अपना सिलेबस। देखिए, प्रोग्राम बीकॉम और ईयर है फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड, और जो सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हमें अब यहाँ पर समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो तैयार करने हैं। ओके, और यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 रखे गए हैं और इन 75 और जो प्रैक्टिकल के होंगे वो 25 होंगे। और जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दे गए हैं, यानी 25 + 10 यानी 35 मार्क्स में आपको पास करना है। ओके, अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, इम्प्रूवमेंट डालना हो सकता है। लेकिन हमारे चैनल पे आने के बाद में इम्प्रूवमेंट को तो बिल्कुल भूल जाइएगा, फेल होना बहुत दूर की बात है। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, गारंटेड अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बस जितना समझा रहे हैं उतना आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आइए समझाते हैं। और हमारा जो सिलेबस है वो देखिए क्या कहता है और इस सिलेबस को आप तैयार करेंगे। स्टार्टिंग इसकी होती है कहाँ से, लिखा हुआ है पहला जो टॉपिक है यहाँ से यूनिट फर्स्ट से आप जो तैयार करेंगे वो करेंगे यहाँ से इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ऊपर जो दिया हुआ है वो अलग है, ये कुछ राइटर्स हैं जिनके विचार हैं, लेकिन आप तैयार करिएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है और इसके स्कोप क्या है, यानी क्षेत्र क्या है। ये सारे के सारे जो वीडियोस के रूप में और नोट्स के रूप में हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब में इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद संजीव सर तो तुरंत आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा का पूरा आपकी यूनिवर्सिटी का वहाँ पर कोर्स अपलोडेड है, आप देख सकते हो। ओके, अब इसमें लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग, काइंड्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ये उसको कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कहते हैं मांग की लोच, बहुत ज़रूर पूछा जाएगा। आज हमने लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दिया, अगर ना आए तो लौट करके हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना पेपर देने के बाद में कि मांग की लोच एग्ज़ाम में आया या नहीं आया। नेक्स्ट आगे जो हमारा मेज़रमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी जो मांग की लोच है उसको मापने की जो विधियां हैं बहुत अच्छे से अपलोडेड हैं। इनकमिंग क्रॉस इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ें वही मांग वाले चैप्टर से हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। यहाँ स्क्रीन छोटी है, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है और आपको हम ये PDF भी प्रोवाइड करा देंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो अच्छा दिखेगा।
चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये थ्योरी आप कॉस्ट है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कॉस्ट कर्व, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस, ये यहाँ पर बताएं। ये आपको थोड़ा कम तैयार करना है, इसको बाद में तैयार करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्शन, इसको सबसे पहले तैयार कीजिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन से, यानी उत्पादन जो हमारा हो रहा है, उत्पादन फलन करके ये लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए हिंदी में। और उत्पादन फलन से आपको जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसके लिए हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद इससे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, रिज लाइंस, ये रिज रेखाएं करके जो दिया हुआ होगा इसको पढ़ना है। और ऑप्टिमम फैक्टर, कॉम्बिनेशन एंड एक्सपेंशन पाथ, ये जो हमारे समोत्पाद वक्र हैं और उनसे रिलेटेड है यहाँ पर। और इससे भी ये देखो, जब आपको सॉल्व करना होगा तो इसको थोड़ा सा एक जो ग्राफ है उसके माध्यम से ग्राफ की तरह इसको सॉल्व करना होता है, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। ओके, और आपको रिटर्न टू स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। तो ये बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक्स, इसको हम हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो पैमाने की बचतें एवं हानियाँ, ये इस तरह से हिंदी में दिया हुआ होगा जो आपको तैयार करना है। पैमाने की बचतें एवं हानियाँ का मतलब क्या होता है कि हम अगर माप करके, देखो उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, उन 5 को अगर माप करके हम लगाते हैं तो उनमें से एक साधन को घटाने से बढ़ाने से कितना बढ़ता है अथवा कितना घटता है हमारा प्रोडक्शन। अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए हमने 10% वृद्धि की और पता चला कि वहाँ उत्पादन में 12% की वृद्धि हो रही, तो 2% हमारी क्या हो रही है, बचत हो रही है। तो ये हमारा पैमाने की क्या कहलाएंगी, बचतें कहलाएंगी। पता चला हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं किसी सोर्स के लिए और वहाँ पर जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो 10 ना बढ़ करके ओनली 8 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से ये बचतें और हानियाँ होती हैं। और अगला जो यूनिट आता है हमारा वो ये आता है अ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग, प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें, ये बाजार के रूप हैं। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसका मतलब है कि वहाँ बहुत सारे मार्केटेड हैं, ठीक है, और जो मार्केट हैं उनमें ग्राहकों की संख्या भी बहुत है, कम नहीं है, बहुत है। तो वहाँ पर जो कंपटीशन है सभी में एक दूसरे में छिड़ा हुआ है, एक सी दुकानें हैं, एक सी वस्तुएं हैं, तो कस्टमर भी स्वतंत्र है कि वो किस शॉप पे पहले जाएगा और वहाँ से अपना जो सामान है वो परचेज करना चाह रहा है, वहाँ से परचेज करेगा। बी पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है मोनोपोली। ये मोनोपोली क्या चीज़ होती है, मोनोपोली का मतलब ये होता है एकाधिकार, यानी जिस पर पूरे मार्केट पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, यानी जो वस्तुएं एक व्यक्ति के पास में हैं वो दूसरे के पास में है नहीं। तो इसका अर्थ आपको तैयार करना है और इसमें मूल्य का निर्धारण कैसे होता है ये भी आपके लिए तैयार करना है। और साम्य बिंदु, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य बिंदु, एक फर्म का या एक औद्योगिक संस्था का क्या होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्या चीज़ होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसको हिंदी में हम एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं, ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता भी पूछा जाता है। और ये देखो इसमें से मैं आपको बता दूं, देखो पूर्ण प्रतियोगिता हिंदी में, जो इंग्लिश में है वो तो आप देख ही रहे हैं, हिंदी में हम आपको बताएं पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में रखा हुआ मिलेगा और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर इसमें मूल्य का निर्धारण कैसे होता है ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। तो मूल्य का निर्धारण अंडर मोनोपोली कंपटीशन में किस तरह से तैयार करते हैं। और इसके बाद में इसमें तैयार करना है हम लोगों के लिए बिजनेस साइकिल, इतना नहीं पढ़ना है, वेरियस फेजेस एंड इट्स काजेस भी नहीं पढ़ना है, थ्योरी ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पढ़ना है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये पढ़ना है। इसको हम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और इसको तैयार अच्छे से करना है, किसके लिए, यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आप मॉडर्न यानी आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। बेज के बारे में पढ़ना है, मजदूरी यानी मजदूरी किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि मजदूरी को परिभाषित कीजिए और मजदूरी भुगतान की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य अनुसार मजदूरी, योग्यता अनुसार मजदूरी, जोखिम मजदूरी, श्रम अनुसार मजदूरी, ठीक है। तो ये प्रीमियम मजदूरी, ये कई बार आप से पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसके बाद में रेंट का कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो भी काफ़ी पूछा जाता है, लगान जिसके लिए हम कहते हैं, यहाँ पर रेंट का मतलब यहाँ पर लगान से लिया गया है। और रिकार्डो का लगान सिद्धांत जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखो, आधुनिक सिद्धांत और रिकार्डो का लगान सिद्धांत ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट हम ब्याज के लिए कह रहे हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और ब्याज की जो थ्योरीज़ हैं वो हमको पढ़नी होंगी। और कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, लाभ, जो प्रोफेसर नाइट थे उनका लाभ का जो सिद्धांत है वो हम लोगों को तैयार कर लेना है। तो इतना हमको तैयार करना है, और बाकी जो कुछ भी हमारा इकोनॉमिक्स में बचा वो कंपटीशन के पर्पस से तो हम तैयार कर सकते हैं। बाकी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या अदर जो यूपी लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी देखिए, किसी भी सिलेबस को सही से पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसके एक एक पॉइंट को देखना होगा। और सिलेबस जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ द्वारा इशू किया गया है वो इंग्लिश में इशू किया गया है, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको कहीं कहीं दिक्कत होती है। तो इस तरह से अगर उसको देख लेंगे तो वो अपना बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।